हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 2 जो कि हमारी डेडिकेटेड होगी, जो कि अभी पेपर होने वाला है ग्रुप डी का। ये उसके प्रिपरेशन के लिए एक नया स्टेप है, उसके लिए ही हमने ये क्लास स्टार्ट की है। तो जिसके तहत हम लोग मैथ के सभी क्वेश्चंस करते हैं और ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सॉल्व, ये पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो वही हमेशा की तरह बोलूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, फिर शेयर कर देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा वो आपको पहले मिल जाए। ठीक, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप है ए बी सी जो एक टैंक को 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टैंक खाली होता है। तो तीनों पाइप यदि एक साथ खोल दिए जाते हैं तो बी और सी द्वारा किए गए कार्य का भाग क्या है, हमें ये बताना है। तो देखो, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पाइप मान लेते हैं ए हो जाएगा, दूसरा पाइप हमारा बी, तीसरा पाइप सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो पाइप ए है ये हमारा कितनी देर में भर रहा है? 15 मिनट में भर रहा है। पाइप बी जो है वो 10 मिनट में भर रहा है और पाइप सी जो है वो हमारा कितना, 5 मिनट में टैंक को भर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल हमें कितना काम करना है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 15 10 15 15 10 5 का यदि मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 30। मतलब मुझे टोटल 30 यूनिट काम करना है। हर बार की तरह वही प्रोसेस होगा, इसमें भी 30 यूनिट काम करना है। तो 15 का मैं 30 में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2। 10 का मैं 30 में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3। 5 का 30 में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 6। मतलब जो हमारा पाइप ए है वो 2 यूनिट काम करता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 यूनिट काम करने की है। और यहाँ पे टोटल काम हमें कितना करना है, 30 यूनिट करना है। ठीक, इसी प्रकार बी है, बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट काम करने की है। इसी प्रकार सी है, सी की काम करने की कैपेसिटी कितनी है, 6 यूनिट काम करने की है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बी और सी द्वारा किए गए कार्य का भाग क्या होगा, मतलब इन दोनों ने कितना काम किया। ये दोनों कितना काम करेंगे, ये दोनों काम करेंगे 9 यूनिट। ये दोनों, यदि इन दोनों की बात करें, ये दोनों कितना काम कर देंगे, दोनों जोड़ दो, ये कितना काम करेंगे, 9 यूनिट टोटल काम करेंगे। तो ये जो 9 है वो 30 का कितना भाग है, ये इन्होंने पूछा है। ठीक, 9 जो है वो 30 का कितना भाग है, तो 9 में हम 30 का डिवाइड लगा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 होता है और 300 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः कितनी दी गई है। रूट के अंदर 429 है और यहाँ पर ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है उसको कितना रखना है, 22/7 मानते हुए हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के कितने फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, मैं ये अगली स्लाइड में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब ये शंकु होता कैसा है, पहले मैं शंकु आपको बना के बता दूं। ये हमारा ऐसे बनता है, क्या ये होता है शंकु, जो बर्थडे पर हम लोग जो कैप पहनते हैं वैसा हमारा शंकु, जिसको इंग्लिश में कॉन बोलते हैं, वैसा होता है। ये इसकी होती है त्रियक ऊंचाई, जिसको हम एल बोलते हैं। जब भी हमें एल की वैल्यू निकालनी होती है तो एल की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √r² प्लस h²। इस प्रकार से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये l² है ना, ये l² दिया हुआ है और ये हो जाएगा r² प्लस ये हो जाएगा h²। और ये यहाँ पर भी ये हो जाएगा, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। ये शंकु का आयतन हो जाता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि कभी ऐसा आ जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, तब भी हमारा यही फॉर्मूला यूज होता है। इसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है πrl। और इस वाले क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, इस वाले प्रश्न में हमें πrl की ही वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें l की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके हम ये निकाल पाएंगे। और ये होता है शंकु का आयतन, जो होता है 1/3 πr²। और r की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए बैक चलते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ, ऊंचाई दी हुई है, मतलब h हमको कितना दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है 429। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये कहाँ गया,
और ये हमारा क्या दिया है, त्रियक ऊंचाई, मतलब एल की वैल्यू हमको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ये हमको दी हुई है। ठीक, और पाई की वैल्यू हमें कितनी माननी है, पाई की वैल्यू हमें माननी है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 22/7, ये हमारा पहले से इसमें दिया हुआ है। चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का वो हमारा लगेगा पाई आर एल। ठीक, अब यहाँ पे जो r है, r की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो पहले हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं फॉर्मूला। l का फॉर्मूला जो होता है l स्क्वायर, l की वैल्यू होती है अंडर रूट h स्क्वायर और r स्क्वायर, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, l स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, फिर रूट नहीं आ पाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एल की वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल की वैल्यू है हमारे पास 25 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू मेरी कितनी है, एच की वैल्यू है मेरा रूट 429 का स्क्वायर, और यहाँ पे r की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा। देखिए अब इस 2 से ये मेरा जो रूट है वो कट जाएगा, 25 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो 25 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 625। ठीक, यहाँ पे ये बचेगा मेरा 429, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर। 429 को इस तरफ मैं ट्रांसफर करूंगा तो अच्छा नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, r स्क्वायर की जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 625 माइनस 429, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से हमारा कितना गया, 625 में से 429 आपको डायरेक्टली माइनस करना है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 625 माइनस 429, तो मेरा बनकर आएगा 196, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो r की वैल्यू रूट के अंदर चली जाएगी, वो 196 हो जाएगा, और r की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी 14, ये मेरा कितने का होता है, 14 का होता है। 196 मेरा किसका रूट होता है, 14 का होता है, तो r की वैल्यू मेरी आ गई 14 निकल के। अब ये जो सारी वैल्यू है, वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूंगा इस वाली फॉर्मूले में, तो मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू मेरी कितनी रखनी है, मुझे रखनी है 22/7, r की वैल्यू मैंने निकाल ली है 14 है, और l की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25 है, तो 7 से ये मेरा जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25 दूनी 50, मतलब कुल मिला के ये मुझे इससे ये करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 11, ये मेरा क्या है आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ये है कि इसमें जो फॉर्मूले ये जो मैंने बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि रेलवे में जो होता है क्वेश्चन ना बहुत रिपीट होते हैं, वही सेम फॉर्मूले पर ही रहेंगे ना, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए पहले हमने क्या लिखा, 96 लिखा, अब डिवाइड में हमारा कितना है 2 है, 2 की पावर 3 है, तो मैं इसको ब्रेक आउट कर लेता हूँ, 2 × 2 × 3, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो वो मल्टीप्लाई में है, तो वो जो मल्टीप्लाई होगा वो पूरा का पूरा नीचे जाएगा, ये 96 है, नीचे हमारा कितना जाएगा, नीचे ये पूरा का पूरा उठ के नीचे आएगा। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे प्लस में कितना है, यहाँ पे प्लस में 8 है, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काट दो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24, फिर 2 से काट दो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 8 4 कितना होता है 12, मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 12। ये तो बहुत इजी है, समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अच्छा ब्याज वाला आ गया, इसे अपन लास्ट में करेंगे। ए 20 दिनों में एक काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी इसे खुद करने में 16 दिन लेता है। सी और डी के साथ मिलकर इसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर करने में से 8 दिन लगते हैं। यदि सी और डी 60 दिन में पूरा काम कर देते हैं तो डी अकेला
पूरा काम कितने दिन में करेगा। दिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, यकीन मानिए। देखिए अपन अब सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिनों में ये काम कर लेता है। ठीक, बी कितने दिन में काम कर लेता है, बी इसी काम को कितने दिन में कर लेता है, ये से कर लेता है 16 दिनों में। ठीक, अब जो सी के साथ मिलकर, मतलब ये अब तीनों कर रहे हैं, सी के साथ मिलकर ये इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, इस काम को कर लेते हैं 8 दिनों में। ठीक, और सी और डी की यदि मैं बात करूं, सी और डी इस काम को कितने दिन में करते हैं, सी और डी इस काम को करते हैं 60 दिनों में। ठीक, ये हमारा आ गया। उसके बाद वही हमारी प्रोसेस रहेगी, हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 60 8 और 12 16 8 का एलसीएम यदि देखा जाए तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 240। मतलब टोटल काम कितना करना है, 240। अब देखो ए का हम इसमें डिवाइड करेंगे 240 में तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 2 निकल के आएगी। 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, कितना बचा, 8 बचा, 16 पंजे 80, ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ से ए बी सी 8 का इसमें मल्टीप्लाई देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 निकल के आएगा। तो ये जो 30 है ना, ये 30 मेरी क्या है, 30 जो मेरी वैल्यू है किस किस की है, ये जो वैल्यू है मेरी ए की है, बी की है और सी की है। और ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, ए और बी मिलके तो टोटल काम करते हैं 27। तो इस 30 में से 27 जब चला जाएगा तो यहाँ से मेरी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सी कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ठीक, अब ये जो सी डी वाला लास्ट वाला है, इसका जब हम 240 में डिवाइड लगाएंगे तो 6 चौको 24, ये 4 निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 है ये सी प्लस डी का काम है, और सी कितना काम करता है, सी काम करता है 3 यूनिट, और डी कितना करेगा, बचा हुआ 1 यूनिट। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, डी बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब डी यदि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 240 यूनिट काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, 1 से हम डिवाइड लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 240। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% की बढ़ाई गई है, तो उसके आयत में, आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कितना परिवर्तन होगा। देखिए जब भी 2% बढ़ा जाए, ये जिन लोगों ने पहले मेरी क्लास अटेंड की है उनको तो पता होगा, जब भी 2% बढ़ाने वाली बात आ रही है ना, तब भी आप तब बढ़ाने वाली बात आ रही है, कम करने वाली बात आ रही है, या फिर एक को बढ़ा रहे हैं या फिर एक को कम कर रहे हैं, या फिर दोनों को बढ़ा रहे हैं या फिर दोनों को कम कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस कभी आते हैं जिनमें से 2% दिए हों, 1 और 2, ठीक, तब आप इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया करो। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। इसमें आप वैल्यू रख दो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक ही, अब देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ने वाली बात आ रही है तो हम दोनों तरफ प्लस ही लगाएंगे। 15 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, परसेंटेज वगैरह नहीं लगाते हैं, एज इट इज वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू मेरी कितनी है, बी की वैल्यू मेरी 10। ए की वैल्यू ऊपर में रखूंगा तो 15, बी की वैल्यू रखूंगा तो 10, और नीचे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 15 में 10 जोड़ा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये कितना आ जाएगा, 1.5, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.5। तो इसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जो क्षेत्र वाले क्षेत्रफल में इतने % का चेंज हो जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा। समझ आया, आई होप आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भी वीडियो को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर दो ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लेने का मेरा क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनके बारे में यदि मुझे पता करना है कि कौन सा नंबर किस चीज से डिवाइड हो रहा है, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, देख के। ठीक, तो हमारे पास पहला नंबर क्या होता है, 2। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, जिन लोगों को पता हो उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है सीख लीजिए। हमारे जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, कब 3 से डिवाइड होगा, कब 4 से डिवाइड होगा, इस प्रकार। ठीक, तो देखिए अब ऐसे मैंने कोई नंबर लिखा, यहाँ आप देख लीजिए, पहले मैंने कोई भी नंबर लिखा 1 2 3 4। यदि मैंने ये नंबर लिखा तो पहला नंबर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इकाई का अंक बोलता हूँ। ये जो होता है मेरा क्या होता है, इकाई का अंक होता है, और ये होता है दहाई। ठीक है, तो पता ही होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मुझे पता करना है कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तब मैं कैसे देखूंगा, तब मैं देखूंगा कि इकाई के अंक पर मेरी क्या है। यदि मेरा कभी 0 दिया है, 2 दिया है,
4 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है। इनमें से कोई भी नंबर मेरा इकाई की जगह पर है तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास कोई भी नंबर दे दिया, मैंने 1 4 6 8 9 0 5 4, अब मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताइए क्या ये पूरा नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने देख लिया कि भैया यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो उस पे क्या है, 4 है, और सर ने बताया था कि जहां भी 4 आता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हमारा 3 से होता है। 3 वाली जब हम बात करते हैं तो कोई नंबर हमारा 3 से कब डिवाइड होता है, जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया 1 4 3 2 1 और 1, मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया। अब बताइए क्या ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। जब भी आपको पता करना हो कि कोई भी नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आप क्या किया करें, जो भी हमारा नंबर दिया है ये हमारा पूरा हो जाता है नंबर, और नंबर में जो डिजिट होती है जिनको अंक बोलते हैं, उन अंक को आप जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते हैं, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 11 और 1 12। ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12। तो आप बताइए कि जो 12 होता है वो 12 मेरा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 12 मेरा बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा नंबर है ये मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर यदि मेरा 4 है, बताइए मुझे यदि देख के पता करना है कि कोई नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कोई भी आपको नंबर दे दिया एग्जाम्पल के रूप में, बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ऐसा 892, ये मैंने बड़ा सा नंबर दे दिया, और आपको पता करना है कि वो नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक काम करिए, जो भी पूरा मेरा दिया हुआ नंबर है उसके लास्ट के अंतिम 2 डिजिट को आपको उठाना है। अंतिम 2 डिजिट को उठाइए, उन्हें देखिए और उसमें आप डिवाइड लगाकर देखिए 4 से। ठीक, क्योंकि पूरे नंबर में 4 से डिवाइड लगाना ज्यादा टफ पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, लास्ट के 2 नंबर के। तो लास्ट के 2 नंबर हैं उनको उठाइए और उसमें आप डिवाइड लगाइए 4 से। यदि वो 2 नंबर मेरे 4 से कट जाते हैं तो मेरा दिया हुआ जो नंबर है वो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल अर्थात 4 से डिवाइडेड होगा। तो देखिए देखते हैं, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे बचे 1, 4 दिया 12। तो ये देखिए ये यदि पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर मेरा 5 है। यदि मुझे पता करना है कि कोई नंबर मेरा 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरा यूनिट प्लेस होता है, जिसको मैं इकाई का अंक भी बोलता हूं, यदि यूनिट प्लेस या फिर इकाई के अंक पर, मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इकाई के अंक पर मेरा क्या आ जाए, मेरा आ जाए या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। जब भी मेरे इकाई के अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई भी यदि हो तो वो नंबर डेफिनेटली मेरा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, मेरे पास जगह है नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको हटाता हूं। ठीक, कहां तक पहुंच गए हम, 5 तक पहुंच गए। अब हम बात करते हैं 6 से। मुझे पता करना है कि कोई नंबर मेरा 6 से डिवाइड होगा, तो वो मैं कैसे पता करूंगा। मेरा जो 6 होता है वो मेरा 6 कैसे बनता है, 3 और 2 के मल्टीप्लाई से मेरा 6 बनता है। तो यदि कोई नंबर मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो नंबर मेरा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। 7 का तो थोड़ा टफ रहता है, इसको छोड़ दीजिए, अभी अपन थोड़ी देर से करते हैं। ठीक, 8 का देख लीजिए। 8 का यदि हम कर रहे हैं, 7 में आप लास्ट के 3 डिजिट से भी देख सकते हैं, उससे भी पता चल जाता है। 8 का देखना है, यदि कोई नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी मेरा नंबर दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, लास्ट के जो डिजिट है, लास्ट के कितने डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उठाकर देखिए, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए। यदि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 9 वाले में क्या चलेगा, 9 वाले में वही चलेगा, 9 का हो जाएगा सेम एज 3।
जैसा 3 का हमने किया था वैसा ही 9 का हो जाएगा। तो 3 का हमने क्या किया था, 3 का हमने किया था कि जितने भी डिजिट मेरी दी हुई हैं, जो भी नंबर में डिजिट है उन सबको जोड़िए और देखिए क्या वो 9 से डिवाइड हो रही हैं। यदि 9 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन यही था कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो ये हम कैसे पता करेंगे। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला हमने ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन में कितना है, 2 है, 9 है, 0 है, 3 है, 9 है। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के नहीं देखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। अब डायरेक्टली उसको करेंगे। ठीक, 2 में मैंने 9 जोड़ा तो मेरा कितना आ गया, 11 आ गया। 11 में 3 जोड़ा, 12 13 14, 14 में जब मैंने 9 जोड़ा तो आ गया 22। क्या ये मेरा 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला, दूसरा देखो मैं यही जोड़ देता हूँ, 1 9 हो गया 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12, 13 14 15, 15 में 9 जोड़ा तो 24 आएगा। इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 की टेबल में 24 नहीं आता। ऐसे ही 7 1 8 9, एक हो गया, 7 8 9, 9 में 3 जोड़ा, 9 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 12, और 12 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया 21। लेकिन 21 हमारा 9 में नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन लास्ट वाला सही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन क्या है। 3 है, 1 है, 2 है, 3 है और 9 है। सबको जोड़ दिया। देखिए 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 में 9 जोड़ा तो हमारा आ गया 18। और 18 हमारा ऐसा नंबर है जो कि 18 से डिवाइड होता है, सॉरी 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो पूरा मेरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही देखना है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब ये 9 वाला तो हमारा हो गया है। 10 वाला का होता है। 10 का यदि मुझे पता करना है तो यूनिट प्लेस पर या फिर इकाई के अंक पर आपके क्या होना चाहिए। यदि 0 दिया हुआ है तो वो नंबर डेफिनेटली मेरा 10 से डिवाइड होगा। 11 का मैंने कुछ दिन पहले बताया था, तो आप उसमें जाके देख लीजिए और मुझे लगता है आपको पता होगा। शायद लास्ट वीडियो में मैंने 11 से कैसे डिवाइड करते हैं ये बताया था। इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है वैसे। और जैसे 12 की बात करें तो 12 से यदि कोई नंबर देखना चाहे तो आप, कोई नंबर 4 और 3 से जा रहा है तो डेफिनेटली 12 से जाएगा, या फिर कोई नंबर 6 और 2 से जा रहा है तब भी वो 12 से जाएगा। तो मल्टीपल हम करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिला ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या साइन 90 माइनस थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा में यदि सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या होगा। अब देखिए इसको यदि करना हो इसके लिए सॉरी साइन 90 माइनस थीटा यदि मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे एक मिनट में बताता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, मेरा पेन नहीं चल रहा है शायद यार, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ ठीक है चलने लगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा यदि मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पूरा का पूरा मुझे फंक्शन में आप लोग बताता हूँ। देखिए हमारा ये जो होता है, एक इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, इसको हिंदी में यदि आप देखा जाओ तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, अब इसमें गैप कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है 90। यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 270 डिग्री। और वापस जब लौट के आ जाते हैं तो वो वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 360। ठीक, ये बात तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर ही होगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्या रहता है हमारा जो ये जो सर्किल होता है जहां से आप चलना स्टार्ट किए वहीं पहुंच जाए तो 360 का हमारा बन जाता है। ये बात तो आपको बचपन से ही पता होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ऑल, जो ऑल होते हैं जितने भी साइन के मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं वो ऑल यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये हम लोगों ने बचपन में याद किया था, आपने अपनी तरफ से याद किया होगा। तो इसमें ऑल मतलब ऑल में जितने भी साइन के फंक्शन होते हैं, साइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब सॉरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन हुआ, मेरा दूसरा क्या हुआ कॉस हुआ, तीसरा क्या हुआ साइन कॉस टेन हुआ। ठीक, ऐसे मेरा कॉस कॉसेक हुआ, सेक हुआ और कॉट हुआ, ये सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, और साइन का अपोजिट मेरा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है मेरा कॉसेक। तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक वाला मेरा सही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा।
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, tan, और tan का अपोजिट क्या होता है, cot, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, cos और sec, यहाँ पे लास्ट वाले में cos और sec जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि यदि कभी भी मेरा 90 आया हो और या फिर 270 आया हो, कभी भी मेरा 90 आया हो और 270 आया हो, ठीक, तब हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा चेंज होता है। जो साइन वाला फंक्शन है वो मेरा चेंज हो जाता है कॉस में, जो कॉस वाला फंक्शन है वो चेंज हो जाता है साइन में, tan वाला जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है cot में, जो cosec वाला फंक्शन है वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है sec में, और जो sec होता है वो हो जाता है cosec में, और जो cot होता है वो मेरा कन्वर्ट किस में हो जाता है, tan थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, जो sec होता है वो मेरा cosec में हो जाता है, ये sec cosec में हो जाता है, cosec sec में हो जाता है, और जो साइन होता है वो cos में हो जाता है। ये कब होता है, ये दो ही कंडीशन में होता है, या तो जब 90 दिया हो या फिर 270 दिया हो, या फिर इसे याद करना हो तो आप ऐसा याद रख लेना कि कभी भी यदि, चलो ठीक है इतना ही रहने तो वरना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक, चलो नहीं हटाता वरना आप देख नहीं पाओगे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ साइन है, साइन में कितना आ गया, 90 आ गया है। यहाँ पे सामने यदि 90 आ गया, इसका मतलब जो साइन वाली वैल्यू है वो मेरी चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, वो मेरी चेंज हो जाएगी कॉस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और माइनस थीटा है, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये देखिए 90 है, 90 में से जब भी कोई भी चीज मैं माइनस करूंगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, कौन से चतुर्थांश में आएगी, पहले वाले चतुर्थांश में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, यही है ना। देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से मैं कोई भी वैल्यू कम कर रहा हूँ, 90 में से जब भी मैं कोई वैल्यू कम करूंगा तो वो वैल्यू मेरी पहले वाले में आएगी। ठीक है, जब पहले वाले में आ जाएगी तो पहले वाले में ऑल होते हैं जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, टर्म होते हैं, जो साइन कोस थीटा, साइन कोस टेन वगैरह ये जो होते हैं, ये मेरे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो जब मैं साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी कॉस में, लेकिन कॉस के साथ कॉस थीटा मेरा प्लस में आएगा। क्या ये आपको समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं सारे फंक्शंस एक बार आपको लिखवा देता हूं कि यदि कभी साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं आपको पूरा का पूरा एक साथ लिखवा देता हूँ। ठीक, देखो यदि कभी भी, अच्छा ये जो 90 है एक बार याद रखना, 90 एक बार सॉरी, जो 90 होता है 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2, पाई बाई 2 बराबर भी मेरा 90 ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 भी होती है। ठीक, अब यदि मेरे को कभी आया हुआ है कि मेरा साइन 90 माइनस थीटा यदि आया हुआ है तो वो मेरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में। और यदि कभी ऐसा होता कि कॉस 90 माइनस थीटा यदि दिया होता तो वो वैल्यू मेरी किस में कन्वर्ट हो जाती, वो मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती साइन थीटा में। अब ये ऐसे ही साइन का है, ऐसे ही हमारा टेन का होगा, जो टेन होगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा मेरा कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। आप ये बात याद रखना। और यदि कॉट कभी दिया गया है कि कॉट 90 माइनस थीटा यदि दिया हुआ है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो पहुंच जाएगी टेन थीटा में। और एक लास्ट वाला जो हमारा बचा है sec बचा हुआ है कि sec मैंने दे दिया 90 माइनस थीटा, तो ये sec वाली वैल्यू मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरी कन्वर्ट हो जाएगी cosec में, cosec थीटा। और यदि कभी मेरा cosec आ गया है cosec 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा sec थीटा। ठीक, इससे इतना हमें समझ आ गया। आई होप बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। चलिए चलते हैं, ऐसे ही मेरी वीडियो को भी रोज देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए डेफिनेटली। और आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लीजिए, इससे ज्यादा नॉलेज तो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप वीडियो को देखते रहिए और अच्छी लगे तो ये लाइक वाइक कर दिया करो ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, इसमें कितने गुणक सम संख्याएं होंगी। अच्छा इसे अभी छोड़ते हैं, इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट है तो मैं इसका एक साथ ही बता दूंगा ना, वो ज्यादा सही रहेगी। 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में
465 मीटर लंबा पुल पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर D अपॉन T होता है। ठीक, अब हमें एक बात पता होना चाहिए कि सारी चीजें हमें एक ही यूनिट में सॉल्व करना है, एक ही जो इकाई होती है ना ये हमारी एक होना चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ पे कितना दिया, सेकंड दिया है, यहाँ पे मीटर दिया, मजा नहीं आएगा, सबको एक जैसा बना लो। अब ट्रेन की लंबाई पूछी तो देखो भाई ट्रेन की लंबाई तो मीटर में ही होगी, ये तो हमें समझ में आता है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ऑप्शन आपके मीटर में ही होगी, किलोमीटर में तो हो नहीं सकते। तो सब चीज को मीटर में कन्वर्ट कर लो। एक चीज मैं बता देता हूँ क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से कोई भी वैल्यू आपको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। और यदि किसी वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में से यदि आपको वो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ये आपको पता होना चाहिए। ये दो कंडीशन। एक और कंडीशन क्या होती है कि 1 किलोमीटर बराबर, मतलब कंडीशन नहीं, ये मतलब कंसेप्ट है छोटे छोटे, कि 1 किलोमीटर बराबर मेरा कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, और बस बाकी तो हो ही गया, बस इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर अपन सवाल सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अरे यार क्लिक नहीं हो पाया, एक मिनट। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 66 दिया हुआ है, तो 66 ये हमारी क्या दी है, स्पीड दी हुई है। कैसे पता, किलोमीटर पर आवर में जो भी होता है वो स्पीड होती है। इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे और यदि सॉर्ट आउट करना चाहो तो कर दो, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 36, 18। तो यहाँ पे मेरा फाइनल ये बन के आ जाएगा 11 5 55, 55/3 में से नहीं करते तब भी हमारा हो जाता। ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे टी हमारा कितना दिया हुआ है, टी हमारा दिया हुआ है 33 सेकंड। ये हमारा क्या है, ये टी दिया हुआ है। और पुल की लंबाई कितनी दी गई है, ये हमारी लेंथ दी गई है ब्रिज की, कितनी है, 465 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई पूछी है तो मैंने एक बात बताई थी, यदि ट्रेन मेरी कभी भी पुल में से निकल के, जब पुल पर से निकल कर जाए, या फिर किसी गुफा में से निकल के जाए, या फिर किसी नदी के ऊपर से या नदी के पास से निकल के जाए, तब क्या होता है, इनकी जो लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाती है। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई तो मुझे पता नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई हमारी क्या होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमने कितनी, डी ही मान लो चाहो तो, ट्रेन की लंबाई हमने डी मान ली है। ठीक, अब आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है एस बराबर डी अपॉन टी में, इसमें आप वैल्यू रख दो। जैसे और सही करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, मैं वैल्यू इसमें रख रहा हूँ। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एस की वैल्यू मेरे पास है 55/3। ठीक है, टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टी मेरे पास दिया हुआ है 33 सेकेंड। ये हो गया। डी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, देखो ये जो डी है, एक तो डी मैंने ये ट्रेन की लंबाई मानी है, इसमें मैं कौन सी लंबाई जोड़ दूंगा, जो मेरी टनल है, गुफा है, सॉरी पुल है, उसकी लंबाई जोड़ दूंगा। ये हो गया 465। अब इस 3 से ये 33 मेरा जाएगा 11 बार। ठीक, अब इनका इसमें मल्टीप्लाई करो, 11 5 55, 11 5 55, 55 में 5 जोड़ा तो ये हो जाएगा 60। 465 को दूसरी तरफ हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0, 10 में से 6 गया, बचा 4, और ये बचा 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ये हो गया मेरा 140 मीटर लंबी मेरी क्या हो गई, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई यदि 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी है तो समचतुर्भुज की परिधि बताओ। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, गलत ही है, क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है इसकी भुजाएं समान होती है, तो ये भुजाएं ना होकर यहाँ पे ये होना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण, क्योंकि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो मेरी समान होती हैं, और जो उसके विकर्ण होते हैं वो मेरे परिवर्तित होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे ये रहा मेरा समचतुर्भुज, चारों भुजाएं मेरी बराबर रहेंगी, लेकिन मेरा जो क्या रहेगा, जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण मेरे क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, और वो जो बीच का बिंदु होता है वो उस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने बना दिया। अब देखो ये क्या, एक मैंने 16 मान लिया, यदि 16 में जैसे AC को मैं मान लेता हूं, मैंने मन से मान लिया AC मेरा 16 हो गया, तो यदि मैं AO की बात करूं तो AO मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
और जो उसके आगे जो ओसी है वो भी मेरा 8 हो जाएगा। क्या है, बराबर बराबर भागों में उसको बांट दिया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं डीबी बीडी बीडी को मैं कितना मान लेता हूँ, बीडी को यदि मैं 12 मान लेता हूँ तो बी से लेके ओ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से बी से ओ का ये ओ है, ओ से लेके बी ये है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और डी ओ की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, वो भी 6 हो जाएगी। मतलब ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों चीज यहाँ की देखो। अब आपको क्या देखना है, आप सिर्फ इसको देखिए। अब आप इसको देखिए, ये और ये, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक, ये आपका दिया हुआ है 8, ये आपका कितना दिया हुआ है, 6। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और ये भुजा हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारा कर्ण है। ये हमें कैसे पता चला ये कर्ण है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो मेरी कर्ण कहलाती है पाइथागोरस के अनुसार। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता है। क्या होता है, वो होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। मैं पता ये आपको बता रहा हूँ ऐसे, तो इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम इसमें लग नहीं सकता, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। कर्ण का स्क्वायर जब मैं करेंगे तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल देता हूँ। 8 हटाइए कितना हो जाएगा मेरा, 64 हो जाएगा। 6 6 मेरा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दो तो 36 ये हो जाएगा मेरा 100। जब रूट के अंदर 100 आएगा, जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरा कितना बचेगा, 10। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, उन्होंने पूछा क्या है, समचतुर्भुज की परिधि बताओ। परिधि मतलब इसमें ऊपर से देखने पे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से देखने पे आपको चारों भुजाएं दिखेंगी। तो 4 इंटू भुजा इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो 4 तो ये ही है, भुजा की वैल्यू 10 निकाली है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, इससे इतना ही सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हंसते हुए सब्सक्राइब कर दो। हम कितना अच्छा नया नया सीख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है, इससे सपोर्ट मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा वीडियो को शेयर कर दिया करो, बहुत कम शेयर करते हो आप लोग। और ये मेरी वैल्यू, सारे क्वेश्चंस मेरे खत्म हो गए। तो भैया थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद यदि नहीं आया हो तो वीडियो को भैया डिसलाइक कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मुझे बता देना क्या पसंद नहीं आया। और दूसरा, वीडियो को बार बार देखना, ताकि वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ आ जाए और कंसेप्ट आपके एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय जाओ। वही बोलूंगा, वीडियो यदि आपने लाइक नहीं करी है तो भैया लाइक करके जाना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।